हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान हमारा है, मेहमानों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। जैसे ही कश्मीर हर बार अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करता है, वैसे ही पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से कश्मीर को फिर से गिरा देता है। पहलगांव में जिस दिन ये हादसा हुआ, उस रात पूरे भारत देश में कोई भी नागरिक चैन से नहीं सो पाया। जो भी सोशल मीडिया पे हमने वीडियोस एंड फोटोस देखे, उनसे पूरे भारत देश का दिल कांप गया। भागे और छुपे, आतंकवादी ने ढूंढ लिया। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी। बच्चों को, माताओं बहनों को पूरी जिंदगी भर का ट्रॉमा मिल चुका है, जो कि किसी भी इलाज से ठीक नहीं हो सकता। किसी ने अपना पति खोया, किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पिता खोया और किसी ने अपना दोस्त खोया। पूरे देश में आज कई परिवार उजड़ चुके हैं और आज भारत को फिर से शर्मिंदा होना पड़ा है। पिछले साल 2024 में दिसंबर में मैं कश्मीर में ही था। आज सोच सोच के दिल कांप जाता है कि आज जो भी लोग मरे हैं, उन सब में हम भी हो सकते थे। पहलगांव की यादें अभी मेरी धुंधली भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही ये हादसा हो गया। अब फिर से किसी भी टूरिस्ट की हिम्मत नहीं हो रही है कि वह कश्मीर घूमने जाए, जबकि कश्मीर हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारी कैसी मजबूरी आ चुकी है कि हम अपने देश को घूमने से ही आज डर रहे हैं। सालों की मेहनत के बाद कश्मीर के ऊपर से जो दाग मिटा था, एक झटके में फिर से वह धब्बा कश्मीर के ऊपर लग चुका है। कश्मीर भारत का वह मुकुट है जिसे पाकिस्तान ने फिर से छू के मैला कर दिया है और इस दाग को मिटाने में फिर से ना जाने कितने साल लगेंगे। कश्मीर में लगातार टूरिज्म बढ़ता जा रहा था, नॉर्मलिटी वापस आ रही थी, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा था। जहां 2020 में कश्मीर में 43 लाख टूरिस्ट आए थे, वहीं ये नंबर बढ़ के 2024 में 2.36 करोड़ हो गया। 2025 की शुरुआत भी काफ़ी स्ट्रांग हुई थी। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन को महज 26 दिनों में 8 लाख टूरिस्ट ने विजिट किया था। लेकिन कश्मीर की ये तरक्की, ये खुशहाली, ये नॉर्मलिटी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से देखी नहीं गई, क्योंकि खुद तो वह भूखा नंगा है और वह चाहता है कि कश्मीर भी बस ऐसा ही रहे, वहाँ पे कभी भी तरक्की ना हो। ये जो दाग लगा है ना, ये हम पे नहीं, ये इस फ्यूचर पे लगा है। हर एक रिक्शा वाला, टैक्सी ड्राइवर, बोट वाला, होटल ओनर, गिफ्ट शॉप ओनर, हर एक घोड़े वाला, टूरिस्ट गाइड, फोटोग्राफर, सभी अपने सपने पूरे कर रहे थे। कई सालों बाद उन सभी के चेहरों पे खुशी थी, लेकिन आज ऐसा लगता है कि वह सभी बस हमारा एक सपना था और गोली की एक आवाज से वह सभी का सपना टूट चुका है। हकीकत समझ आ चुकी है कि जब तक इस धरती पर पाकिस्तान है, तब तक खुशहाली आ ही नहीं सकती है। पाकिस्तान नाम का यह दीमक आज भारत को और पूरी दुनिया को खा रहा है। लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये कायरतापूर्ण हरकत पाकिस्तान ने क्यों की। तो देखो, जब अपनी थाली में रोटी नहीं होती ना, तो हम हमेशा दूसरे की थाली पर नज़र डालते हैं। सेम पाकिस्तान में हो रहा है आज की डेट में। आज पाकिस्तान में करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, टेररिज्म अपनी चरम सीमा पर है। सोशल मीडिया के थ्रू वहाँ की जनता को दिख रहा है कि आज उनके पड़ोसी मुल्क भारत में कितनी तरक्की हो रही है। इंडिया आज मार्स पर जा रहा है। इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट के बड़े बड़े ऑफिस खुल रहे हैं। लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, लोग बिजनेस कर रहे हैं। और जब अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हाउडी मोदी बोलता है, तो पाकिस्तान के लोगों के सीने पर सांप लौट जाते हैं। पाकिस्तान का एवरेज नागरिक जब सोशल मीडिया के थ्रू इंडिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, होटल्स, लग्जरी लाइफ को देखता है, तब उसे महसूस होता है कि उनके बाप दादाओं ने कितनी बड़ी गलती करी जब पार्टीशन के टाइम उन्होंने पाकिस्तान को चुना, ना कि भारत को। देखें, पाकिस्तान कराची में अवेलेबल है मारुति 700 गाड़ी है, जेन्युइन चली हुई है, 4.5 लाख किलोमीटर, 95 मॉडल होने वाला है, डबल विंडशील्ड के साथ ये गाड़ी आती है, आप चेकआउट कर सकते हैं। जहां इंडिया का युवा आज IIT और IIM जैसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान में मदरसे से पढ़े युवा आज सड़क पर टिड्डे की बिरयानी बेचने पे मजबूर हो रहे हैं। पहले टिड्डियों को सुखाकर साफ किया जाता है, फिर उसे धीमी आंच पर भुना जाता है, जिसके बाद तैयार होती है मजेदार टिड्डी डिश, जो मुकामी अफराद की पसंदीदा खुराक है। जहां इंडिया के लोग आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के CEOs हैं, वहीं पाकिस्तान के लोग आज भी अपनी ग्रामर ही ठीक कर रहे हैं। Repeat after me. You are English. No, I am from Pakistan. What am I? You are confusing me.
जहां इंडियन सिनेमा आज पूरे वर्ल्ड में अपनी मूवीज़ के थ्रू सुर्खियां बटोर रहा है, ऑस्कर जैसे अवार्ड अपने घर ला रहा है, वहीं एवरेज पाकिस्तानी आज बस मौला जट जैसी एवरेज मूवी देख के काम चला रहा है। तो आज पाकिस्तान का नागरिक यह बात ओपनली अच्छी तरीके से जानता है कि आज भारत किस ऊंचाई पे पहुंच चुका है। अगर वह आज भारत में होते तो उनकी लाइफ कैसी होती, ये सब सोच सोच के आज पाकिस्तान के लोगों का दिल भी अच्छी तरीके से जल रहा है। और ये सारी बातें वहाँ का आर्मी चीफ आसिम मुनीर अच्छी तरीके से जानता है कि यह तरक्की, यह उन्नति, यह बेटर लाइफ वह अपने नागरिकों को कभी नहीं दे सकता, इस जन्म में तो कभी नहीं दे सकता। तो वह अपनी सारी आवाम का ध्यान इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दे से हटा के कश्मीर पे ले जाना चाहता है, क्योंकि ये जो भी आर्मी चीफ इन बड़े बड़े पोस्ट पे पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, उनका तो कुछ भी नहीं जाना। उन्होंने तो करप्शन कर करके करोड़ों रुपए अपने फॉरेन अकाउंट्स में अच्छी तरह से सेव कर लिए हैं। जो भी होगा पाकिस्तान की जनता के साथ ही होगा ना, और उन्हें अपनी जनता की खुशी से कोई भी लेना देना नहीं है। आज पाकिस्तान अपना भीख मांगने का कटोरा लिए पूरी दुनिया में घूमता है, कभी IMF, कभी अमेरिका, कभी यूनाइटेड नेशंस, और यह भीख उन्हें मिलती है चाइना के द्वारा। और इस भीख की कीमत पाकिस्तान चुकाता है अपनी आबरू बेचकर। पाकिस्तान आज अपनी सारी इज्जत चाइना को बेच चुका है और सरे बाजार नंगा घूम रहा है। चाइना आज अच्छी तरीके से जानता है कि एशिया में भारत एक उभरती हुई शक्ति है, और अगर भारत में लगातार तरक्की होती रही तो देर सवेर इससे चाइना के बिजनेसेस को अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। चाइना आज भारत को एक कॉम्पिटिटिव थ्रेट की तरह देखता है, इसी वजह से चाइना हमेशा पाकिस्तान को भीख में पैसे और सपोर्ट देता रहता है। रिसेंटली चाइना पर 240% टैरिफ लगाए गए हैं अमेरिका के द्वारा। इससे चाइना पूरी तरह से टूट चुका है और चाइना बिल्कुल अपना आपा खो चुका है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। चाइना बिल्कुल फंस चुका है और वह अच्छी तरीके से जानता है कि अमेरिका में चाइनीज प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट इंडिया बन सकता है। जब अमेरिका में चाइना के सारे प्रोडक्ट इतने महंगे हो जाएंगे, फिर चाहे वो बिजनेसेस हो या फिर एंड कंज्यूमर, तो फिर उनका रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं भारतीय प्रोडक्ट ही होंगे। तो चाइना को कहीं ना कहीं ये डर था कि रातों रात अगर इंडिया ने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया तो चाइना को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला था। और इसी वजह से पाकिस्तान एंड चाइना ने अपने अखरोट जैसे दिमाग को दौड़ाया और कश्मीर में यह बहुत ही कायरतापूर्ण हमला करवाया। कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भला टूरिस्ट पे हमला कोई कैसे करवा सकता है, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि चाइना एंड पाकिस्तान ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर वह डायरेक्ट इंडियन आर्मी से भिड़ेगा तो उन्हें मुंह की खानी पड़ सकती है और हो सकता है पाकिस्तानी टेररिस्ट की लाशें भी ना मिले। और इसीलिए पाकिस्तानी आतंकियों ने इस बार इंडियन आर्मी को नहीं, ऐसे लोगों को चुना जिनके हाथों में बंदूक नहीं आइसक्रीम थी, जिनके हाथों में बंदूक नहीं मैगी थी, जिनके हाथों में बलून्स थे, जिनके हाथों में कैमरास थे और जिनके हाथों में अपने परिवारजनों के हाथ थे। वो थे भारतीय हिंदू टूरिस्ट। एक्चुअली अभी जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तब चैन की सांसें ली है। वहाँ पे हिंदुओं को पूछ के मार रहे थे वो। इस हमले के बाद से ही भारत में दो ग्रुप बट चुके हैं। एक ग्रुप पूरी तरह से इस्लामिक आइडियोलॉजी और कश्मीरियों को इस हमले का जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी ग्रुप हैं जो ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि टारगेटेड हिंदू किलिंग पहलगांव में इसलिए करी गई कि जिससे एक मैसेज दिया जा सके कि आपस में लड़ो और इंटरनल एक केओस क्रिएट करो और एक इंटरनल डिवाइड क्रिएट हो जाए, और इंडिया बस इसी इंटरनल इशू को रिजॉल्व करने में लगी रहे और पाकिस्तान इस बात को देखते देखते मुस्कुराता रहे। लेकिन ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। ये जानते हैं कि भारत के अंदर हिंदू मुसलमान की नफरतें इतनी बड़ी हो चुकी हैं, उसका मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि वो दहशत फैलेगी तो काम होगा। ये वो कमजोर नस्ल तबाह करके भारत के लोगों को आपस में लड़वाने का काम किया है और उस प्रोपेगेंडा पे हम लोग सारे के सारे शिकार बनते जा रहे हैं। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कश्मीरी लोगों का भी इस हमले में डेफिनेटली हाथ हो सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना कश्मीरी लोकल्स की हेल्प के यह आतंकी इस हमले को अंजाम दे पाते। तो क्या इस आर्ग्यूमेंट से सारे कश्मीरी हमारे दुश्मन हो जाते हैं? इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कुछ चंद ब्रेन वॉश्ड कश्मीरी लोकल्स ने इन आतंकियों की मदद की हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आतंकियों ने बंदों की नोक पे कश्मीरी लोकल्स की मदद ली हो।
दिस इज आल्सो क्वाइट पॉसिबल। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो मुझे यकीन है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ऐसे लोगों तक बहुत जल्द पहुंचेंगी। लेकिन पूरा कश्मीर और कश्मीर के लोग इस देश का हिस्सा हैं और ऐसी मुसीबत की घड़ी में हमें कश्मीरी लोगों को और कश्मीर को अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हीं कश्मीरी लोगों ने ही वहां पे मौजूद टूरिस्ट्स की मदद करी है, उन्हें फ्री में ऑटो से एयरपोर्ट तक छोड़ाया, उन्हें अपने घरों में पनाह दी, उन्हें खाना खिलाया, पानी पिलाया, दवाएं दी। सारी मदद जो भी वहां पे आर्मी को करनी चाहिए थी वो सारी मदद वहां पे मौजूद कश्मीरी लोगों ने ही करी है। सभी कश्मीरी लोग यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी रोजी रोटी इन्हीं टूरिस्ट की वजह से चल रही थी। आज जो भी कुछ कश्मीर के हालात सुधर रहे थे, जो भी कुछ पैसा उनके हाथ में आ रहा था, वो यह इन्हीं टूरिस्ट की वजह से आ रहा था। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पे कि जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तान तो इस हमले का जिम्मेदार है ही, लेकिन हमारे देश में इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसकी वजह से ये हमला पॉसिबल हो पाया है? ऐसी स्थिति में आज हमें गवर्नमेंट को सपोर्ट तो करना चाहिए, लेकिन साथ साथ गवर्नमेंट को भी इन सभी सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी से कहां चूक हुई कि उन्हें इस हमले के बारे में पता ही नहीं चला? पहलगांव के इस बैसरान घाटी में क्यों कोई सिक्योरिटी नहीं थी? अगर आप हर जगह कश्मीर में सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो फिर क्यों टूरिस्ट को पहलगांव की इस बैसरान घाटी में जाना अलाउ किया गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि टेररिस्ट ने यह हमला बहुत ही जल्दबाजी में किया और भाग गए। करीब 1.5 घंटा यह मौत का खेल चलता गया। लोगों को उनकी आइडेंटिटी के बेसिस पे अलग किया गया, लाइनें लगवाई गई, पैंट उतरवाए गए, उनके आईडी कार्ड चेक किए गए, उनसे कलमा पढ़वाया गया। क्या ये सभी एकदम तुरंत हो गया होगा? नहीं, इस सभी में 1 से 2 घंटे आराम से लग गए होंगे। फिर उन्हें मारा गया। क्या जब मासूम टूरिस्टों के ऊपर इन आतंकियों द्वारा गोलियां चलाई जा रही थीं, तब इन गोलियों की गूंज घाटी में किसी भी आर्मी ऑफिसर को नहीं सुनाई दे रही थी? कहां गए हमारे आधुनिक सर्विलेंस ड्रोन्स जिनके नाम पे हम बस सुर्खियां बटोरा करते थे? इस आतंकी हमले के कई मिनट बाद भी वहां लाशें पड़ी रहीं और उनके साथ उनके परिजन वहां बैठे बैठे दुख जताते रहे। वहां के लोकल ने जो भी मदद की वहां के लोकलों ने ही की। तब तक वहां पे कोई भी खोज खबर लेने वाला आया ही नहीं था। अगर आज भी कश्मीर में सेफ्टी की ये स्थिति है तो सालों से कश्मीर में टूरिज्म को क्यों प्रमोट किया जा रहा था? आपके देश के लोगों ने इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट पे भरोसा जताया था, तभी वह अपने बच्चों को साथ में लेके कश्मीर में छुट्टियां मनाने गए। लेकिन उन्हें इस भरोसे की कीमत अपनी जान से देनी पड़ी। ये सब कड़वे सवाल आज देश की मीडिया को देश के होम मिनिस्टर, देश के डिफेंस मिनिस्टर और देश के प्राइम मिनिस्टर से पूछने चाहिए थे। लेकिन आज की डेट में भी देश की मीडिया मोदी का महिमा मंडन और गुणगान करने में लगी हुई है। आज भी बस यही हेडलाइंस चल रही हैं कि अब बदला लेंगे, अब मिट्टी में मिला देंगे, अब होगी सर्जिकल स्ट्राइक 2.0, घर में घुस के मारेंगे। अरे ये सब तो करेंगे ही और ये सब तो करना पड़ेगा। अब मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। लेकिन इन सब हेडलाइंस से गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। जो सिक्योरिटी फेलियर हुआ है उस सब के बारे में एक आपको सवाल पूरी न्यूज मीडिया और पूरी प्रिंट मीडिया पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इन फैक्ट इसका उल्टा जरूर हो रहा है। आज बिहार में इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, वहां पे जाके मोदी जी भाषण दे रहे हैं और वोट बटोरने की तैयारियां कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक जो भी कुछ हुआ है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री एंड इंडियन आर्मी मिलके पाकिस्तान को सबक सिखाने की कुछ ना कुछ योजना तो बना रही होगी। कि भारत आज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में फंस चुका है। एक तरफ तो भारत को अपनी तरक्की देखनी है और वहीं दूसरी तरफ भारत को इस ज़ॉम्बी पाकिस्तान से भी लड़ना है। तो इस वक्त हमारी गवर्नमेंट क्या मूव चलेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन तब तक हमें डिवाइड नहीं होना है। अपने जो भी इंटरनल इश्यूज हैं उन्हें हम मिलके रिजॉल्व कर लेंगे। तो ये था मेरा वीडियो। आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मुझे।